वेलकम टू इंग्रेस एंड वी आर कवरिंग द रिवीजन सीरीज। हम जो है वो रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज के अंदर हम जो है वो पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियड टेबल जो है पीरियड टेबल इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसके अंदर रिवीजन कर रहे हैं। आज जो है वो हम करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी क्यों होती है, तो इसको देखते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कि क्यों होती है, तो मेन तो ये है कि एलिमेंट्स के बीच में पीरियोडिसिटी जो है, पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर हो जाएंगी। अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड जो है ये डिक्रीज होता चला जाता है और डाउन द ग्रुप जो है ये इंक्रीज होता चला जाता है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि किसी भी मूवमेंट पर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बदलती है। एटॉमिक साइज की बात करें तो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों? अक्रॉस अ पीरियड जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो शेल नंबर बढ़ता है और अक्रॉस अ पीरियड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज के बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, तो इस वजह से साइज बढ़ जाता है। तो वो मेन प्रॉपर्टी है उसकी। तो यहाँ पर अब ये देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये होता है जेड न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। ये होता है जेड इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना रिपल्शन कर रहे हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को, वो बताता है। तो इसको हम ऐसे समझा सकते हैं जैसे ये हमारा ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल, ये जो है ये फर्स्ट शेल, देन वी हैव सेकंड शेल और ये जो है ये लास्ट शेल मान लेते हैं, देन वी हैव दिस लास्ट शेल। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो रिपल्शन है, द रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कितना रिपल्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है ढाल, स्क्रीनिंग को शील्डिंग भी बोलते हैं। तो ये जो है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा रिपेल करते हैं, कितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर भगा देते हैं। अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस की पकड़ में कम आएगा। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन है दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये ऑर्बिटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है अगर एफ ऑर्बिटल में है तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, और एस में है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा और जेड इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो है जेड माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू जेड इफेक्ट ये होता है। तो जेड इफेक्ट के बारे में आप ध्यान रहे तो अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्ट इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप जेड इफेक्ट जो है उतना ज़्यादा नहीं होता। डाउन द ग्रुप जो है हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्ट, अब यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारा ये जेड इफेक्ट और एक जो है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्ट इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप सिग्मा जो है ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बेस पे आप साइज का पीरियोडिसिटी बता सकते हैं। अब ये है इनिशियली साइज डिक्रीजेस और फिर इंक्रीज, क्योंकि नोबल गैस के जो साइज हैं ये बड़े होते हैं। किसी भी पीरियड में जो है वो नोबल गैस का जो साइज है काफ़ी बड़ा होता है। तो फर्स्ट अल्कली मेटल का साइज बढ़ा, फिर साइज डिक्रीज होगा और फिर नोबल गैस के वापस आते ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अक्रॉस अ पीरियड साइज फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज। लेकिन वहाँ पर एल्युमिनियम और गैलियम जो है वो उल्टा है। तो होना ये चाहिए बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ये है। तो अब ये गैलियम जो है ऊपर आ जाता है, तो बोरोन फिर गैलियम फिर एल्युमिनियम, मतलब गैलियम का साइज जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो ये होता है जेड माइनस सिग्मा। ये जेड माइनस सिग्मा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज जेड माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड सिग्मा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो देखना है आपको। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ठीक है, वो शील्डिंग इफेक्ट आपको निकालने को नहीं आएगा। सो स्लेटर्स रूल है, उससे शील्डिंग इफेक्ट निकलता है, लेकिन अभी आपके काम का नहीं। ठीक है ना, स्लेटर्स इफेक्ट आप छोड़ सकते हैं। नीट जेई में ज़्यादा है, नीट में नहीं है। एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब एटॉमिक रेडियस जो है ये एटम का जो रेडियस है, जनरली एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, लेकिन हम जो है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस जो है देखते हैं और इसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो जैसे बोला कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस और डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, क्योंकि जो वैलेंस शेल है डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो वैलेंस शेल जो है डाउन द ग्रुप, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं एल्कली मेटल की बात करूं तो एल्कली मेटल के केस में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। अब सीजियम में जो है वो ये सेकंड पीरियड में, सेकंड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स पीरियड। अब सीजियम जो है सिक्स पीरियड में, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल जो है ना वो छठा है। तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल गिव्स यू द नंबर ऑफ पीरियड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 है, तो ये साइज बढ़ गया इसका। और इसमें जो है ये दूसरा ही जो है ये वैलेंस शेल है, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, तो इसका साइज छोटा है, उसका साइज बड़ा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंस शेल नंबर इंक्रीजेस, सो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस। और अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो अक्रॉस अ पीरियड अगर हम देखें तो लिथियम, फिर ये बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इन सब में 2 ही शेल होंगे, सब में क्या होंगे, 2 ही शेल होंगे, क्योंकि सब सेकंड पीरियड के हैं। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से जेड इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा अक्रॉस अ पीरियड। लेकिन वो जो है वो नोबल गैस पे नहीं लगता, नोबल गैस का साइज जो है वो एक्सेप्शनली बड़ा होता है। तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस के बेस में जो है ये है। अब एटॉमिक रेडियस जो है ये कई तरह का होता है, या तो कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मतलब जब एटम जो है वो कंबाइन होंगे। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है कि एटम जो है वो अपने शेल को शेयर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, इट इज कॉल्ड एज या हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ का आधा जो है, बॉन्ड लेंथ का आधा जो है ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो बॉन्ड लेंथ का आधा, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ये कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है कि शेयरिंग होने की वजह से शेल जो है वो थोड़ा से आपस में मर्ज जाते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ये आता है। और इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ हो जाता है, उसका आधा कर देंगे तो वो कोवेलेंट रेडियस आपको देगा। तो कोवेलेंट रेडियस को आपको याद कर लेना है, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कोवेलेंट, तो एक तरह का जो रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस है यहाँ पर। अब सेकंड जो है वो वांडर वॉल रेडियस है। सेकंड जो है वो वांडर वॉल रेडियस है। वांडर वॉल रेडियस में क्या है, वांडर वॉल रेडियस एग्जिस्ट बिटवीन द नियरेस्ट एटम ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। यहाँ पर है दिक्कत ये कि देखो ये एक मॉलिक्यूल है XX, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मैंने पर्पल से कर दिया, और ये जो है ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल। इन 2 मॉलिक्यूल के जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके बीच की दूरी। सो वांडर वॉल रेडियस इज द डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग एटम्स या नियरेस्ट एटम ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये हमारा वांडर वॉल रेडियस है। वांडर वॉल रेडियस हाफ ऑफ द, तो इसके केस में हम कर सकते हैं वांडर वॉल रेडियस 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट एटम्स इन 2 नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, सॉलिड स्टेट एज शोन इन। ठीक है, तो 2 अलग अलग जो मॉलिक्यूल हैं उनके जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके बीच का जो दूरी है दैट इज कॉल्ड एज हाफ ऑफ, उसका भी जो है ये हाफ, दैट इज कॉल्ड एज वांडर वॉल रेडियस। तो वांडर वॉल रेडियस जो है वो मॉलिक्यूल्स में ही होता है, और क्योंकि वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वांडर वॉल रेडियस जो है ना ये, अब क्योंकि बीच में हल्का सा गैप आ गया तो वांडर वॉल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़ा होगा। तो अब देखो यहाँ कोवेलेंट रेडियस में क्या है, कोवेलेंट रेडियस में क्या है कि यहाँ पर शेल जो है ये मर्ज हो गए, 2 एटम के शेल जो है ये मर्ज हो गए, तो यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, इधर भी हाफ है और ये वांडर वॉल रेडियस में भी क्या है, ये हाफ है। लेकिन इधर जो है शेल मर्ज नहीं हुए हैं क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे 2 नियरिंग एटम जो है उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो ये जो है वांडर वॉल रेडियस जो है ना कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोवेलेंट रेडियस is less than van der Waals radius, van der Waals radius ये होता है हमारा। तो van der Waals रेडियस से कोवेलेंट रेडियस
वान डेर वाल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस में एटम जो है वो दूर दूर होते हैं, वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब तीसरे तरह का जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, और इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। तो ये हमने देखिए वान डेर वाल रेडियस हमेशा बड़ा ही होगा। वान डेर वाल रेडियस, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का देखूं तो हाइड्रोजन का वान डेर वाल रेडियस जो है ना, जैसे हाइड्रोजन का वान डेर वाल रेडियस कैसे करेंगे, जैसे H2 और ये भी H2, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है, एक दो, ये तो H2 हो गया। अब इसका नियरेस्ट ये, अब यहाँ पर जो वान डेर वाल, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट रेडियस कभी बनाएगा HCl में, या HH, यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस जो है ये HH, आपस में HH, तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा जो है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, कोवेलेंट रेडियस जो है ना वो मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा। जैसे ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये तो कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे तो उन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दो जो नियरेस्ट एटम हैं उनके बीच का जो दूरी है हाफ, ये जो है ये वान डेर वाल रेडियस हो जाएगा, इसका आधा, और ये जो है ये इसका आधा, ये कोवेलेंट रेडियस है। तो यहाँ तक तो ये कोवेलेंट रेडियस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये वान डेर वाल रेडियस है। तो वान डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस में हमारा गैप आ जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव अ मेटेलिक रेडियस। अब एक रेडियस होता है मेटेलिक रेडियस, तो ये सिर्फ मेटल्स में होता है, क्योंकि मेटल की बॉन्डिंग अलग तरीके से होती है। मेटल की जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और कर्नल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। इसके अंदर क्या है कि हम ये मानते हैं कि जो मेटल्स हैं वो अपने कर्नल्स को लूज कर देते हैं और सी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस सी लाइक स्ट्रक्चर में जो है कर्नल ये इमर्स रहते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम है, अब सोडियम जो है वो एक मोल सोडियम जो है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और एक मोल सोडियम कैटायन बना देगा, ये कर्नल बन गया। ये सब कर्नल है। तो वैलेंस शेल को छोड़ के, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर फिर एक मोल सोडियम जो है ये एम्बेडेड रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी और कर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसके अंदर ये होता है कि अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन का, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कैटायन और एनायन में होता है। ठीक है, तो ये मेटेलिक रेडियस जो है ये कहलाता है। अब मेटेलिक रेडियस जो है ना कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, क्योंकि कोवेलेंट में तो शेयरिंग हो गई, शेयरिंग होने की वजह से शेल जो है वो मर्ज हो गए। लेकिन मेटेलिक में क्या है, कर्नल जो है वो दूर दूर है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कर्नल फिर भी पास है एज कंपेयर टू वान डेर वाल रेडियस। तो सबसे बड़ा वान डेर वाल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा हमारा वान डेर वाल रेडियस। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो जैसे ये है यहाँ पर ये जो है पोटेशियम का जो मेटेलिक रेडियस है 231 और कोवेलेंट का जो है पोटेशियम का भी कोवेलेंट बनाएगा तो वो 203। ऐसी सोडियम का जो मेटेलिक रेडियस है 186 और अगर कोवेलेंट बनाएगा तो 156। तो इससे हमें ये वाली चीज़ है ये आ जाती है समझ में कि वान डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, वान डेर वाल रेडियस ग्रेटर देन क्रिस्टल मतलब मेटेलिक रेडियस या कोवेलेंट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी सकता हूँ कि आर कोवेलेंट इज लेस देन आर मेटेलिक या क्रिस्टल मेटेलिक, और आर मेटेलिक इज लेस देन आर वान डेर वाल। तो सबसे बड़ा जो है वान डेर वाल होता है और यहाँ पर जो है छोटा जो है वो कोवेलेंट हो गया। ठीक है, तो वो आपको साइज जो है एटॉमिक रेडियाई जो है वो तीन तरह का है। सबसे ज़्यादा जो है वो वान डेर वाल रेडियाई, और उससे बाद जो छोटा है वो मेटेलिक या क्रिस्टल रेडियाई, और उसके बाद जो है लीस्ट जो साइज है वो कोवेलेंट रेडियाई का होता है। और वो भी कॉन्सेप्ट भी है, कोवेलेंट में शेयरिंग होने की वजह से एटम पास में आते हैं तो बॉन्ड लेंथ का हाफ जो है वो कोवेलेंट। लेकिन वान डेर वाल के अंदर जो है वो एटम जो है वो पास नहीं आते, शेयरिंग भी नहीं होती, तो उनके बीच में हल्का सा गैप होता है, तो इस वजह से ज़्यादा। और मेटेलिक के अंदर जो है कर्नल्स के बीच की, दो कर्नल के बीच में जो दूरी है वो बीच की होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट और वान डेर वाल, तो वो बीच में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, वेरिएशन इन अ पीरियड। तो इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। सो इन अ पीरियड, तो ये हम देख सकते हैं कि इन अ पीरियड, तो ये हम देख सकते हैं कि
ये देख सकते हैं, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन्स कांस्टेंट, उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरता रहता है, एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस जो है वो कम हो जाएगा, हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड, तो इन अ पीरियड जो है वो एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक इन अ पीरियड जो है वो साइज जो है ये डिक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस के बीच में या एटॉमिक साइज के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे ग्रुप के अंदर जो है ग्रुप का पढ़ लेते हैं कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय मोर देन 1 यूनिट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि इन अ ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा है, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा है, तो जैसे सिग्मा बढ़ता है वैसे Z भी बढ़ता है, बल्कि सिग्मा ज़्यादा बढ़ता है डाउन द ग्रुप, Z उतना नहीं बढ़ता, तो Z इफेक्ट जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, डाउन द ग्रुप जो है वो Z इफेक्ट का रोल नहीं है, डाउन द ग्रुप जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल है, शेल के नंबर का रोल है, लेकिन अक्रॉस अ पीरियड जो है वो Z इफेक्ट का रोल है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रोल है, बट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, हाँ डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाएगा, द इफेक्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटॉमिक शेल, ये अब यहाँ पर देखो क्या है, द इफेक्ट यहाँ पर ये है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटॉमिक शेल ओवरवेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एज अ रिजल्ट दिस साइज इंक्रीजेस, हाँ तो शील्डिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है और वो ओवरवे कर लेता है न्यूक्लियर चार्ज को या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट, तो साइज, लेकिन वहाँ पर वो एक्सेप्शन है, जैसे बोरोन एल्युमिनियम और गैलियम का, ऐसे यहाँ पर भी होता है कि आपका लेंथेनाइड में जब ट्रांजिशन होता है, जैसे जिरकोनियम, और ये जिरकोनियम और इनका भी साइज लगभग बराबर होता है, एक तो जिरकोनियम और हॉफनियम सी पर अनतपम, एक तो जिरकोनियम है, जिरकोनियम और हॉफनियम, वहाँ पर भी जो है साइज जो है वो लगभग हो जाता है, वाइजर, ठीक है, जिरकोनियम है, लाहफ ये है, अब लाहफ्ता के बीच में लेंथेनम के बाद में ना 14 जो है ये इनर ट्रांजिशन आता है, तो यहाँ पर जो साइज इंक्रीज होना चाहिए वो साइज इंक्रीज नहीं हो पाता, ये भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक ये भी एक्सेप्शन है, और एक जो है वो एल्युमिनियम और गैलियम जो है, गैलियम ऊपर चला जाएगा, एल्युमिनियम वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, और ये जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग सिमिलर, इट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, तो ये दो एक्सेप्शन आपके इंपॉर्टेंट है साइज के इन केस ऑफ पीरियोडिसिटी, तो यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बराबर हो जाता है, और यहाँ जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से साइज जो है उल्टा हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप, एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस, so atomic radius of inert gas is largest in a period because of its represented as van der Waals radius which is generally larger than the covalent radius, तो नोबल गैसेस के केस में हम जो है वो van der Waals रेडियस अकाउंट करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस जो है कोवलेंट तो बनाती नहीं, तो नोबल गैसेस के केस में कभी रेडियस अगर काउंट या मेजर होगा भी तो वो van der Waals रेडियस होगा, और van der Waals रेडियस जो है ना वो हमेशा बड़ा होता है कोवलेंट रेडियस से, तो इसी वजह से जो नोबल गैसेस हैं उनका साइज बड़ा होता है अक्रॉस अ पीरियड, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये हमारा फिर ये ट्रांजिशन सीरीज जो है इसके अंदर भी बड़ा लोचा है, तो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या है कि इन अ ट्रांजिशन सीरीज अगर आप देखोगे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये सक्टीवी कर्मन फेकोनी कूजन, अब देखो यहाँ पर साइज जो है फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस, तो साइज पहले जो है ये डिक्रीज होता है, यहाँ से देखो ये 1.44, 1.30, 1.22, 1.18, 1.17, अब इसके बाद साइज जो है लगभग कांस्टेंट हो गया है, तो हम ये मानते हैं फेकोनी का साइज जो है ये कांस्टेंट है, उसके बाद फिर साइज इंक्रीजेस, तो साइज डिक्रीजेस
तो फर्स्ट साइज ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट साइज डिक्रीजेस, देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस, मतलब जिंक का जो साइज है वो बड़ा है। तो सबसे पहले इसमें साइज में, इसमें कई बार पूछ लेता है कि साइज के केस में कैसे करना है। तो ध्यान रहे सबसे ज़्यादा तो स्कैंडियम का है, उसके बाद टाइटेनियम का है, उसके बाद जिंक आ गया है, उसके बाद वैनेडियम और क्रोमियम, और सबसे छोटा जो साइज है वो निकिल का है। सबसे छोटा साइज जो है निकिल, सबसे छोटा साइज निकिल का है, निकिल का साइज छोटा है। तो फर्स्ट के अंदर जो है ये साइज फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। तो साइज का आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये साइज। अब आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, साइज ऑफ आयन। तो अब दो तरह के आयन होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एनायन से, क्योंकि कैटायन में जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो निकल जाएगा, या आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन एनायन में जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो साइज एनायन का हमेशा जो है वो कैटायन से बड़ा ही होगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा। तो उसमें तो वो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब अक्रॉस अगर कोई ग्रुप की बात करें, जैसे अक्रॉस अ ग्रुप जैसे साइज बदलता है वैसे आयन का साइज भी बदलता है। तो अक्रॉस अ ग्रुप की बात करें तो लिथियम ये +1, इसका साइज जो है वो छोटा है सोडियम से, और पोटेशियम इसका साइज जो है वो और छोटा है, छोटा ही छोटा है सब, ठीक है। तो लिथियम इसका साइज छोटा है सोडियम से। जो जैसे ग्रुप में रेगुलर ट्रेंड चल रहा है तो ये ग्रुप में ही है, ऐसे ये भी ग्रुप में है और ये भी ग्रुप में है। तो आयन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको चार्ज देखना है, लेकिन अगर ग्रुप लगेगा तो जो जैसे रेगुलर ट्रेंड चलता है वैसे ही उनके आयंस का भी चलेगा, ठीक है। आयनिक रेडियस डिक्रीज एज द इलेक्ट्रॉन्स आर आयनाइज्ड ऑफ दैट्स वैलेंस इंक्रीज, ठीक है। तो क्रोमियम 2+ जो है क्रोमियम 0.80, तो जैसे जैसे चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे बता रहा है कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज जो है छोटा हो जाएगा। जैसे क्रोमियम 2+ इसका साइज जो है 0.80 एंगस्ट्रम, क्रोमियम 3+ इसका साइज जो है 0.61 एंगस्ट्रम, क्रोमियम 4+ 0.55 एंगस्ट्रम, क्रोमियम 5+ 0.49, क्रोमियम 6+ 0.44। तो क्रोमियम 6+ का साइज जो है वो सबसे छोटा है क्योंकि उस पर चार्ज जो है सबसे बड़ा है, और क्रोमियम 2+ का साइज जो है ये सबसे बड़ा है क्योंकि चार्ज है इस पर छोटा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते रहेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज जो है कम होता चला जाएगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप डालते रहेंगे उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा और साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइज का लोचा है, ठीक है। तो ये काट देते हैं, ठीक है। नाउ DNF ऑर्बिटल डू नॉट शील्ड द न्यू, जैसे मैंने आपको बताया DNF ऑर्बिटल जो है वो आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते। अगर इनर शेल में यानी कि सेकेंड लास्ट शेल में या पेनल्टीमेट शेल में अगर D और F इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से साइज जो है छोटा हो जाएगा। वो कैसे है, वो ऐसे जैसे ये न्यूक्लियस है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है 6s2 भर गया है, और यहाँ पर जैसे 5D होगा और ये 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन है। एक तो ये कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 4f है जो आउटर से थोड़ा सा दूर है। अब वैलेंस शेल और f के अंदर दूरी थोड़ी बढ़ गई है तो रिपल्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, तो शील्डिंग जो है वो कम हो गया। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, अब नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन तो f में आ रहा है लेकिन प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में आ रहा है, तो ये तो बराबर से खींचेगा, तो साइज जो है छोटा होता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। So due to lengthenoid contraction, size of lanthanoids becomes similar and their properties are also similar. तो lengthenoid contraction, तो पूरा शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम होता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि f जो है वो सबसे पुअर है
और इसके बाद जो है ये डी है, उसके बाद जो है ये पी है, उसके बाद जो है ये एस है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग जो है वो एस करता है, क्योंकि एस जो है वो वैलेंस शेल के बिल्कुल नियर होता है, और एफ जो है वो वैलेंस शेल से थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक जब भरेगा तो एफ ब्लॉक के केस में आपको पता है n-2f 1 to 14 n-1 d01 और ns2। अब इसके और इसके बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल में आएंगे तो पहले एस तो है वो भर चुका होगा, फिर ये है इसके अंदर आएंगे, और जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये जो है उसको रिपेल नहीं कर पाएगा, लेकिन न्यूक्लियस जो है ना उसको खींचता चला जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। उसकी वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है, और उसकी वजह से ही जो है ये हॉफनियम और जिरकोनियम का साइज जो है ना ये पलट जाता है, ये लगभग सिमिलर हो जाता है, ये लगभग नियोबियम के अंदर भी यही है, और नियोबियम एंड टेंटलम वो नीचे वाली सीरीज में है, ठीक है ना, नियोबियम और टेंटलम। तो ये साइज लगभग जो बराबर है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं उधर पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं आपको, आ जाओ पीरियोडिक टेबल, कहाँ चले गए तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। हाँ आ गया। अब इधर देखो, ये जो है ये हमारा ये 57 से इधर ये हाफनियम, और ये हाफनियम के ऊपर ये जिरकोनियम, तो जिरकोनियम हाफनियम और नियोबियम और टेंटलम ये जो है, तो नियोबियम और टेंटलम का जो साइज है ये बराबर है, और जिरकोनियम और हाफनियम का साइज जो है बराबर है, क्योंकि लेंथेनॉइड आ गए, तो जिरकोनियम से जब हाफनियम पे जाएंगे तो लेंथेनाइड आ गए, ऐसे नियोबियम से जब टेंटलम पे जाएंगे तो फिर लेंथेनॉइड आ गए। तो ये हमारा पूरा ये हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ये चल रहा है मकड़जाल। यही वाला पेज था, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइज आपको देखना है कि ये जो है एक तो टेंटलम और नियोबियम इनका साइज बराबर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये हाफनियम, तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे वाले में साइज का, पर अक्रॉस अ पीरियड वैसे साइज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाउन द ग्रुप जो है वो एल्युमिनियम और गैलियम इनका साइज का एक्सेप्शन, और जिरकोनियम हाफनियम और वाईबी ये वाईबी नियोबियम और टेंटलम इनका साइज जो है वो लगभग बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द स्पीशीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, हाँ सेम नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बता चुके हैं कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ये सब आइसोइलेक्ट्रॉन है, जैसे Al3+ Mg2+ Na+ F- O2- सबके अंदर जो है वो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो आयनिक साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम हो जाएगा, और शील्डिंग इफेक्ट जो है ये बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के जो हैं ये एग्जांपल हैं। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जरूरी नहीं है एटॉमिक हो या आयनिक हो, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये S2-, तो S2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सल्फर के 16, S फॉर 16, तो याद रखना S फॉर 16 और P फॉर 15, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इनग्रेस का स्पेशल प्रोप्राइटरी फार्मूला, ठीक है। तो ये हाँ कहाँ निकला, निकल गया। तो ये सल्फर का 16 और 2 18, फिर क्लोरीन 17 और 1 18, पोटेशियम 19 1 चला गया 18, कैल्शियम 20 2 चलेगा 18, स्कैंडियम 21 3 चले गए, स्कैंडियम 21 तो 3 चले गए तो 18। तो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन साइज जो है वो सबसे छोटा इसका होगा, फिर सबसे बड़ा उसका होगा। अब ये SO2 NO2 CO3, अब इसमें भी देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग सेम है। सल्फर में कितने, सल्फर में 16 और प्लस 32 ऑक्सीजन के, तो कितना हो गया 16 32 16 3 48 6 और 8 48 इलेक्ट्रॉन, सब में 48 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के कितने, नाइट्रोजन के 7 और 16 3 48 और प्लस 1 माइनस है तो 49
49 और ये 7 नाइट्रोजन, तो NO3 माइनस 8 3 24, 1 मिनट, ये इसमें इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, हाँ हाँ ठीक है। तो ये सल्फ़र के कितने, सल्फ़र के हो गया 16, ऑक्सीजन के 20, 16 16 16 32 हो गए, ठीक है ना। नाइट्रोजन का 7 और 8 3 24 प्लस 24 प्लस 1 तो कितना हो गया, तो 8 चौक 32, ये भी 32 हो गए, ठीक है ना। तो इसमें 6 प्लस 8 3 24 प्लस 2, ये भी 32 हो गए। तो सबके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे बड़ा साइज जो है वो कार्बोनेट आयन का होगा, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है। ऐसे इधर भी जो है सबके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज छोटा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो है साइज जो है वो चार्ज पर डिपेंड करेगा। नेगेटिव चार्ज तो साइज, अब यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि न्यूक्लियर चार्ज ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो वो ठीक है। ये वो सब तो वही चीज़ है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटर जो आपने एटम को पहले निकाल लिया, एटम जो है बाहर कर लिया किसी भी एलिमेंट से, और उसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसको जब हम खींचेंगे तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल जो है वो ज़्यादा खिंचा रहेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, एक तो ये ध्यान रखना है। अब अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्ट इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्ट का कोई रोल नहीं है, डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। अब ये इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 ऐसे करके है। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये जैसे मेटल है, इसमें से कोई भी या कोई भी एलिमेंट है, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब इसमें से दूसरा निकाला तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, तीसरा निकाला तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और ऐसी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आती हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने पे एलिमेंट में प्लस चार्ज आ जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने पे एलिमेंट प्लस 2 आ जाएगा, थर्ड निकालने पे प्लस 3 आ जाएगा, फोर्थ निकालने पे प्लस 4 आ जाएगा। तो ऐसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ये चलेगा। अब ध्यान रहे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। ऐसा नहीं होगा कि फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से कम हो जाए, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा ही होगी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल ही होता चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है तो सेकंड को निकालने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, थर्ड को निकालने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, फोर्थ को। तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एलिमेंट इंक्रीजेस, तो वो इंक्रीज ही होती हैं। ई जो 4 है वो E3 से बड़ा होगा, E3 जो है वो E2 से बड़ा होगा, E2 जो है वो E1 से बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचना, एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचना जो है ये मुश्किल होता चला जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रा एंड आर मेजर्ड इन किलो जूल। आयनाइजेशन एनर्जी जो अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है और ये किलो जूल में दी जाती है। अब ये जो है ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो एक तो वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। साइज, आयनाइजेशन एनर्जी जो है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज अगर बढ़ेगा तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगी आपको इलेक्ट्रॉन खींचने में। तो साइज के जो है वो साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में रिलेशन है कांटे का, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन पे 4 पे जो है ये डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर फुल्ली फील्ड जो है ये ज़्यादा स्टेबल है और हाफ फील्ड जो है वो लेस स्टेबल है और अदर जो है इनकम्प्लीटली वो अलग है, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम, अब न्यूक्लियर चार्ज ये तो हमने कर लिया। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसका बस जो है एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आपको करना है। फॉर एग्जांपल
कि आयनेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नोबल गैसेस की। तो यहाँ पर देखते हैं, और आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और सबसे कम आयनेशन एनर्जी वैसे तो फ्रेंसियम है, लेकिन फ्रेंसियम ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सीजियम, इसीलिए सीजियम जो है वो एटॉमिक वॉचेज में, और सीजियम जो है वो फोटोवोल्टिक सेल में यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो आयनेशन एनर्जी। मतलब वो जो लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में एनर्जी कम होती है लेकिन फिर भी कम होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो अब न्यूक्लियर चार्ज है, तो साइज के हिसाब से तो ये है कि साइज अगर बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी कम होगी, और साइज अगर कम हुआ तो आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए आयनेशन एनर्जी, तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आप लेफ्ट टू राइट चले जाना, और स्क्रीनिंग की इफेक्ट की बात करें तो टॉप टू बॉटम, ठीक है। साइज की बात करें तो टॉप टू बॉटम, और न्यूक्लियर चार्ज की बात करें अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डू नॉट इंक्रीजेस टू दैट लेवल, द लेवल टू विच स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, अक्रॉस अ पीरियड जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और शील्डिंग और स्क्रीनिंग, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कई सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें कौन सा ऑर्बिटल भर रहा है। अगर पेनल्टीमेट शेल में एफ ऑर्बिटल भर रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, साइज जो है छोटा हो जाएगा। और पेनल्टीमेट शेल में अगर एस भर रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है और साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो वो ऑर्बिटल के बेस पे होता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, वो कम हो जाएगी। और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो आयनेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट स्मॉलर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दस आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो मतलब अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना आसान है। तो इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर, screening effect is more then outer shell electrons are protected from the nucleus, outer most shell, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेनल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेट शेल मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस से, तो उनको निकालना आसान होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी घटेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी घटेगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, वापस से लिख लेते हैं, आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आपको दिखेगा, नहीं से नहीं लिखा, ठीक है। नाउ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब अगर सेम शेल में एसपीडी है तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। पेनिट्रेशन मतलब यही है कि अगर एक ही लेवल पे बच्चा, बूढ़ा और अधेड़ और जवान अगर खड़ा है तो जवान से लड़ना मुश्किल है, बच्चे बूढ़े अधेड़ से लड़ना थोड़ा आसान है, अधेड़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो मतलब ये है पेनिट्रेशन पावर। जैसे आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें से एस, पी, डी और एफ, एस में से निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, एस जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा कंसनट्रेटेड या ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, लेकिन एफ जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड या कंसनट्रेटेड नहीं होता। बार बार फ़ोन बजता है, किसका फ़ोन है, लेके जाओ, ये तो हाँ इसको बंद कर दो, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, द आयनेशन एनर्जी, अब ये जो है ये द आयनेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप, जैसे यहाँ पर ही है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ना वो एस का ज़्यादा है। जैसे आपको पता है यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे बेरिलियम और बोरोन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब दोनों ही जो है सेकंड शेल में, आउटर मोस्ट शेल ही सेकंड, लेकिन यहाँ p से निकलना है और यहाँ s से निकलना है, तो s में से निकलना मुश्किल है एज कम्पेयर टू p, ये सेम है, n जो है वो सेम है, तो आयनेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि ये एक्सेप्शन में आता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो s का, p का, d का, तो ये यहाँ पर SPD ये होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज कंपैरेटिव, ये यहाँ पर इन्होंने दे दिया
आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन मैग्नीशियम, बिकॉज वो तो पूरे ग्रुप में लगेगा। मतलब ये है कि ग्रुप सेकंड जो है, ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप चल जा भाई, तो मतलब ग्रुप सेकंड जो है और ग्रुप 13 जो है, तो ग्रुप सेकंड में क्या होगा, NH2 है आउटर में और इधर NP1 है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसकी ज़्यादा, और बोरोन, बेरिलियम और बोरोन की बात करूं तो इसकी ज़्यादा। तो वो एक ही पीरियड में, मतलब सेकेंड ग्रुप की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी वजह से, और दूसरा जो है पेनिट्रेशन पावर की वजह से भी, क्योंकि S का जो है पेनिट्रेशन पावर है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो NS में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू NP। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसके अंदर यही है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू अनस्टेबल, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला जो है। अब ये कर्व जो है इसको आप थोड़ा देखो, ये कर्व के अंदर, ये कर्व में भी इंपॉर्टेंट है। देखो आयनेशन एनर्जी लिथियम से अक्रॉस अ पीरियड, तो ये क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये है। तो अक्रॉस अ पीरियड, तो अक्रॉस अ पीरियड तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये बेरिलियम की, बोरोन की कम हो जाती है, बेरिलियम की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, लिथियम से बेरिलियम पे गए, बेरिलियम की ज़्यादा, फिर बोरोन की नीचे, फिर कार्बन से नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन की कम, फिर फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व से भी कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो डायग्राम से अच्छी आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व, ये आप देखें तो लिथियम से बेरिलियम इंक्रीज, फिर बोरोन की डिक्रीज, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन की डिक्रीज, फिर फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे डिक्रीज होगी। तो ये हमारा कर्व ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एफिनिटी देखो, जो एफिनिटी जो वर्ड है ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ये लैंग्वेज वर्ड है। एफिनिटी बना है अफेक्शन से, अफेक्शन मतलब होता है लव, मतलब टेंडेंसी टू ऑब्टेन समथिंग, दैट इज एफिनिटी, टेंडेंसी टू गेट समथिंग, दैट इज एफिनिटी। अब ये क्या है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, और कितना ज़्यादा खींचना चाहता है, कितना ज़्यादा पसंद करता है, कितना ज़्यादा अफेक्शन है किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को लेके, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनसाइड द एटम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लूज एंथैल्पी बोलते हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये जो है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो डिपेंड करता है एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे नोबल गैसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहती, तो नोबल गैसेस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना है तो फोर्सफुली ऐड करना होगा आपको एनर्जी देनी होगी। किसी काम को, अगर कोई काम अपने आप होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स का जो है प्रोसेस है। अगर कोई चीज़ स्टेबल होती है रिएक्शन करके या कोई स्टेप फॉलो करके कोई चीज़ स्टेबल होती है तो अपने में से एनर्जी निकाल देती है, क्योंकि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और कोई चीज़ स्टेबल है, आप उसको अनस्टेबल करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, दैट इज द रूल ऑफ स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो स्टेबल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन ऑलरेडी स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनस्टेबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन है, एक तो एफिनिटी जो है वो लेने की पावर है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी लूज करने की पावर है। मतलब नोबल गैसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहती, तो दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर आप उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगी, तो एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नोबल गैसेस विल बी पॉजिटिव। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी नोबल गैसेस को ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज इज पॉजिटिव. So addition of electron in noble gases will be endothermic process. Remember, ठीक है ना. वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है. एक्सोथर्मिक कब होगी? जब एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा, जब खुश हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा. लेकिन अगर एलिमेंट को आपने दुखी कर दिया इलेक्ट्रॉन देके तो फिर वो एनर्जी भी लेगा, फिर वो आपको दुखी करेगा. ठीक है, तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो साइंस का वर्ड है, बल्कि केमिस्ट्री का जो है वो. तो चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी व्हेन न्यूट्रल गैसियस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन. ठीक है ना, कोई भी हमने कोई एटम ले लिया, उसका गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दिया, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो फिर वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर फॉर द ईज विद विच एटम कैन बी एडेड टू एन आयन. इलेक्ट्रॉन गेन में भी इधर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सो और एंडो बोथ, बट इलेक्ट्रॉन लूज एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक. रिमेंबर कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ले के एटम खुश भी हो सकता है और नाराज भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करके एटम नाराज ही होगा. अगर कोई चीज़ नाराज हो रही है तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और कोई चीज़ खुश हो रही है तो वो आपको एनर्जी देगी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन लूज एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड तो एनर्जी इज रिलीज. तो इसके केस में कहाँ कहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है? तो जनरली सारे ही एटम में जो है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन नोबल गैसेज में एनर्जी पॉजिटिव होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेज, फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले ही स्टेबल हैं, तो आप इनको दुखी कर देते हो इलेक्ट्रॉन देके, तो इसलिए एनर्जी भी इसमें देनी पड़ती है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट है. अब देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पहला इलेक्ट्रॉन देंगे तो एटम खुश भी हो सकता है और नाराज भी हो सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो हमेशा नाराज ही होगा, क्योंकि पहले ही आपने उसको नेगेटिव कर दिया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दे रहे हो तो रिपल्शन होता है. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये ध्यान है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, लेकिन सेकंड वाली जो है, सेकंड वाली ऑलवेज एंडोथर्मिक. सेकंड में तो आपको एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर. ठीक है, सो ग्रुप 17 एलिमेंट. अब ये है ग्रुप 17 एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 7 है, तो वो बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहता है, बहुत जल्दी कैच करता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है. अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गई, खुशी खुशी लेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, और एनर्जी को रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज विल बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. across a period with increase in atomic number electron gain enthalpy becomes more negative. तो across a period जैसे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है, एंड देन इट बिकम्स पॉजिटिव. जो हैलोजन वो नोबल गैसेस के लिए इट बिकम्स पॉजिटिव. तो क्या होता है कि एल्कली मेटल के लिए तो नेगेटिव होती है, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं होती. फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है, फिर वो नेगेटिव होती है हैलोजन तक मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब एनर्जी जो हैलोजन जो है वो मैक्सिमम रिलीज करेगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर हैलोजन मैक्सिमम, फिर नोबल गैसेस के लिए फिर वो पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज अप टू हैलोजन एंड देन बिकम्स पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस. ठीक है, ये आप पॉइंट यहाँ पर. एज वी मूव इन अ ग्रुप में जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप. तो ये है बिकॉज साइज जो है वो बढ़ता है और न्यूक्लियस जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन को कैच नहीं कर पाता आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो ले नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को. तो रिपल्शन जो है आउटर मोस्ट फैले, फिर जो है इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल जल्दी करते हैं और न्यूक्लियस जो है खींच नहीं पाता उसको. नोबल गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है. सो नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स द नेक्स्ट. ठीक है, तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है. ठीक है ना, ठीक है. अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन एक दो हैं. फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन के लिए ऑक्सीजन फ्लोरीन इज लेस देन
सल्फर एंड क्लोरीन, हाँ ये यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि सेकेंड पीरियड जो हमारा सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है थर्ड पीरियड से। ये है जैसे ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम, तो ये सल्फर की ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन क्लोरीन, तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। इधर तो ऑक्सीजन जो है वो टपक के नीचे आ जाता है और इधर फ्लोरीन जो है इधर गिर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है। जैसे मैं इधर करूँ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो इधर ऑक्सीजन जो है लुढ़क के नीचे आ जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है अपने ग्रुप में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसमें जो है ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें जो है फ्लोरीन इधर आ जाता है, क्लोरीन ऊपर चल, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो ये है, तो वो एक्सेप्शन दो जो हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सेकेंड पीरियड छोटा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कैच नहीं कर पाता। थर्ड पीरियड थोड़ा सा बड़ा होता है, थर्ड शेल जो है आउटर मोस्ट वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इजीली कैच कर लेता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज द ट्विस्ट। नाइट्रोजन, नाउ नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। नाइट्रोजन के केस में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो सब शेल, तो यहाँ पर आपको बस ये याद करना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किसके लिए होती है? नोबल गैसेस के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव फॉर हैलोजेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव फॉर हैलोजेंस and electron affinity is negative for noble gases and nitrogen and beryllium, मैग्नीशियम, इनके लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये जो है ये नेगेटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये जो है ये पॉजिटिव होगी, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन फिर ये जो है कि ग्रुप नंबर ऑक्सीजन वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की सबसे कम, ऑक्सीजन लुढ़क के नीचे आ जाता है, और उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में फ्लोरीन जो है क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शंस जो है वो आप याद करके चलें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये हमने देख लिया है, और अब जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता यह है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक तरीके से कोवलेंट नेचर को डिफाइन करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the measure of tendency of an element to attract the shared pair of electron in a covalent bonded molecule. तो electronegativity reveals the covalent character को ये बताती है। अब जितनी strongly वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर वो नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो होता ये है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। सो नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड यूज होता है। सो फॉर नॉन मेटल्स वी यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर नॉन मेटल्स we use electronegativity, and for metals we use electropositive character। एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, ये है इसमें, ठीक है। तो ये सिर्फ अब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है
तो फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक तो ये साइज पर डिपेंड करता है। साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी एलिमेंट की ज़्यादा है तो उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर कोई एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचना चाहता है, जल्दी एक्सेप्ट करना चाहता है, तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समटाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन वहाँ नाइट्रोजन के केस में उल्टा हो सकता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये नेगेटिव होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली बट इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली, तो वो यूनिवर्सल नहीं होगा। उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी ज़्यादा हो सकता है, बट नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं। अब ये है कि ये ऑर्बिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे आपको बताया एस कैरेक्टर जो है ये पेनिट्रेशन पावर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है। अगर एस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब ऑन मूविंग, तो इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑन मूविंग क्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, लेकिन नोबल गैसेस की फिर वो जीरो हो जाएगी। और मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हम अब बोल सकते हैं। तो ऑन वेरिएशन, so on moving down the group Z increases, nuclear charge increases, so effective nuclear charge almost constant increases, तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो सीजियम की हम बोल सकते हैं सबसे कम है, वैसे तो फ्रेंसियम की कम होगी। और पीरियड के अंदर क्या है कि ना पीरियड वाइल मूविंग क्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट Z effective nuclear charge Z effect increases, size decreases, therefore electronegativity increases। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। और ये हम बोल सकते हैं साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, तो वो चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही हैं। साइज अगर बढ़ेगा तो Z इफेक्ट कम हो जाएगा, या साइज अगर कम होगा तो Z इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो वो भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्ट and electronegativity inversely proportional to size. So across a period Z effect increases, electronegativity increases, down the group Z effect के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन size increases इसलिए electronegativity decreases, तो वहां पर हो जाएगा। अब देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब इसके अंदर पॉलिंग स्केल है, ये पॉलिंग स्केल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि लिनियस पॉलिंग वाज अ साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिला लिनियस पॉलिंग को अलग अलग फील्ड में। तो इसके अंदर ये जो है लिनियस पॉलिंग के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये हमेशा बॉन्डेड एटम्स में ही दिखेगी, ठीक है ना, जैसे A और B है, A और B ये कोई मॉलिक्यूल है। अब लिनियस पॉलिंग का जो फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली हम नहीं निकालते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनडायरेक्टली निकलती है। तो लिनियस पॉलिंग ने जो फॉर्मूला दिया है, लिनियस पॉलिंग का जो फॉर्मूला है, लिनियस पॉलिंग, तो पॉलिंग स्केल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिफरेंस बताता है, आपको डिफरेंस पता लग गया तो रिलेटिव रिलेशन जो है पता लग जाएगा। उसके लिए जो फॉर्मूला है ये डेल्टा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 0.208 रूट ये। अब बॉन्ड एनर्जी जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है ए बी है, तो ये मॉलिक्यूल, इसमें A एलिमेंट है और B एलिमेंट है। अब A की जो ए बी बॉन्ड एनर्जी, ए बी इज द बॉन्ड एनर्जी, ऐसे ए बी कब बनेगा जब ए प्लस बी बी ये जब टूटेगा तो ए बी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए की बॉन्ड एनर्जी, बी की बॉन्ड एनर्जी और ये ए बी की बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ पर ये जो है ए बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड, और ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, एंड बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी के रेफरेंस से, so लिनियस पॉलिंग यूजेस बॉन्ड एनर्जी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
तो इसके अंदर वापस से देख लीजिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे कोई भी दो जो हैं वो एलिमेंट है ए और ए, ये मिलके बी के साथ मिलके ए बी बना रहे हैं, ए और ये बी। अब ये जो है ना ये बॉन्ड एनर्जी है, ए की बॉन्ड एनर्जी और बी की बॉन्ड एनर्जी और वो ए बी की बॉन्ड एनर्जी। तो इसको हम फॉर्मूले में लिख लेंगे। तो हमने क्या करा है इसके अंदर, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले जो है वो ए बी की बॉन्ड एनर्जी रूट में ले लिया, पहले जो है वो ए बी की बॉन्ड एनर्जी ये हमने ले लिया। अब ये माइनस है, फिर ये डबल रूट है, फिर ये वापस से रूट है, फिर ई ए की बॉन्ड एनर्जी और इनटू ई बी की बॉन्ड एनर्जी ये आ गई। अब इसको रूट में कर दिया, अब फिर बाहर है 0.208, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होंगी, बॉन्ड एनर्जी जो है ये गिवन होंगी, और इससे जो है वो वैल्यू जो आएगी, या बॉन्ड एनर्जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू थर्मोकेमिस्ट्री, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पॉलिंग स्केल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया आपका, तो फिर वो आपको वैल्यूज पता लग जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये रिलेटिव कैरेक्टर है। तो ये यहाँ पर अब मुलिकन, अब एक और साइंटिस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कई सारे जो हैं ये स्केल्स हैं, पॉलिंग स्केल है, मुलिकन स्केल है, ऑलरेड रॉशो स्केल है, तो वो अलग अलग जो है। अब मुलिकन स्केल जो है ना ये है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, ये मुलिकन स्केल है। सो मुलिकन ऑल्सो calculated the electronegativity, but he calculated the electronegativity on the basis of mean average of ionization energy plus electron affinity। ionization energy और electron affinity का आधा कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे जाएगा। लेकिन जो मेन स्केल है वो पॉलिंग स्केल है, मेन स्केल जो है वो पॉलिंग स्केल है। तो पॉलिंग स्केल को आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0.208 रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, फिर माइनस फिर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। ये तो पॉलिंग स्केल है, और पॉलिंग स्केल जो है वो वाइडली यूज्ड स्केल है। और उसके बाद जो है वो मुलिकन स्केल है। मुलिकन स्केल के अंदर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आयनाइजेशन एनर्जी हमें निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनडायरेक्टली निकलती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज है ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देगा। लेकिन मुलिकन स्केल जो है उतना अच्छा आपको डेटा नहीं देता जितना ये पॉलिंग स्केल जो है ये देता है। पॉलिंग स्केल इज वाइडली यूज्ड। हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है ये हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर कि पॉलिंग स्केल, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मुलिकन्स वैल्यू वर अबाउट 28 टाइम्स लार्जर देन द पॉलिंग स्केल। मतलब क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन इज इक्वल्स टू 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल का 2.8 टाइम्स ज़्यादा होता है। 2.8 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मुलिकन्स वैल्यू जो आती है वो पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स ज़्यादा आती है। तो मुलिकन्स वैल्यू वर अबाउट 2.8 टाइम्स लार्जर देन द पॉलिंग स्केल। तो हम ठीक है, तो इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ये है कि एक तो नॉमेनक्लेचर में ये है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे I+Cl- तो आयोडीन क्लोराइड लिखा जाएगा, क्लोरीन फ्लोराइड लिखा जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन। तो मतलब ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन एट द एंड, और वो आइड से, ये IUPAC का इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है। जैसे I+Cl- है तो Cl- जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोराइड लिखा जाएगा। ऐसे ही Cl+F- तो ये फ्लोराइड लिखा जाएगा। ठीक है। और कुछ जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है तो वो तो कॉमन ही चलते हैं। जैसे ये H2O है तो इसको तो हम वाटर ही बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं लेकिन वाटर ही बोलते हैं। लेकिन कुछ जो नाम बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा बुक्स में यूज़ हो चुके हैं तो IUPAC ने उनको अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन IUPAC जो है वैसे जो सिंबल देता है या अपना जो नॉमेनक्लेचर देता है उसके अंदर ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है इट इज़ रन लेटर, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिटन प्रायर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इट एंड्स विथ आइड। तो ये ब्रोमीन क्लोराइड
ये OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, Cl2O डाइक्लोरीन ऑक्साइड, ये हमारा ये एक तो ये एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हमें पता लग जाता है कौन सा जो है बाद में रखना है, कौन सा पहले रखना है। अब मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर जैसे आपको बताया, ऊपर चला गया, नीचे ले आओ। मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज मोर देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन मेटलिक। तो मेटलिक ये हम बोल सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, EPC, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू एडॉप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू कैच इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो उसके हिसाब से ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव से आएगा और मेटलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के डेटा से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा से आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटलिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जैसे जितना भी S ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होता है और वो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और जितने भी मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होता है और वो उनका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे हेलोजन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और मेटलिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, तो इसको वापस से लिख लेते हैं। मेटलिक कैरेक्टर मतलब क्या है? मेटलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नॉन मेटलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल सही है, हो जाएगा। नाउ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है। ये हैनी एंड स्मिथ का फॉर्मूला है, हैनी एंड स्मिथ का, कि जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर होता है। कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं कि 100% ट्रांसफर ही करेगा इलेक्ट्रॉन या 100% शेयर करेगा, वो डिपेंड करता है दो बॉन्डिंग के बीच में कि वो ट्रांसफर करेगा या शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन के साथ लगेगा तो ज़्यादा चांस है कि वो शेयरिंग करे, लेकिन अगर क्लोरीन सोडियम के साथ लगेगा तो ज़्यादा चांस है कि वो ट्रांसफर करे या इलेक्ट्रॉन कैच करे। तो ये यूनिवर्सल हम नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, हमें बीच का एक कॉन्सेप्ट बैठाना पड़ता है कि वी हैव बोथ द कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर भी रहेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहेगा, कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा है उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बन जाएंगी। अगर 80% कोवेलेंट कैरेक्टर है तो वो कोवेलेंट के अंदर ही काउंट होगा, लेकिन अगर 80% आयनिक है तो वो आयनिक के अंदर काउंट होगा। ये है, तो हैनी स्मिथ जो है ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कि कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डेटा यूज होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज 16। अब ये वापस से वही आ गई। अब यहाँ पर XA और XB जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और उधर जो XA और XB था वो बॉन्ड एनर्जी था। कहाँ पर? पॉलिंग स्केल में वो बॉन्ड एनर्जी था, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि जो आयनिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आएगा, बॉन्ड एनर्जी के बेस पे नहीं आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्ड एनर्जी के बेस पे आएगा। तो ध्यान रहे आयनिक कैरेक्टर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो बॉन्ड एनर्जी है 0.208 रूट XAB फिर माइनस रूट XAA इंटू XBB, वो जो है वो बॉन्ड एनर्जी है। अब यहाँ पर जो है ये XA माइनस XB जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या आ जाएगा? ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ये आ जाएगा हमारा 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 डेल्टा है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 डेल्टा प्लस 0.035 डेल्टा का स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है तो इसलिए 100 से इंटू कर दिया।
तो ठीक है, ये फार्मूला अगर याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद नहीं होता है जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ तो हैनी एंड स्मिथ जो है ये फार्मूला है 0.16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 0.035 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट और फिर इंटू 100। ये आप 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं याद होता तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, तो नाउ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी। हाँ, तो एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्ड एटम मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मतलब ए और बी, जो ए और बी जो हमारे एटम्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। जैसे यहाँ पर देखो आप, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग ने जो स्केल दिया है उसके हिसाब से फोन कॉल FONCl ये है फोन कॉल, ये 4 होता है 3.5, फिर इन दोनों का लगभग 3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन को पहले ले लिया है साइज की वजह से, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है इसलिए नाइट्रोजन मैंने पहले ले लिया, तो ये 4 आएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव डेटा है। अब ये 3.5 ये पॉलिंग स्केल है, 3.5 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है, तो वो लगभग बराबर होता है। नाइट्रोजन को हम पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक बनाने में भी आ जाता है कि फोन कॉल, और दूसरा जो है नाइट्रोजन जो है वो साइज में भी छोटा है इसलिए वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग 2 के आसपास रहती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो सब जगह कॉमन है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो कॉमन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लेकिन फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं जैसे हाइड्रोजन की अगर रेफरेंस के हिसाब से 2 मान लेता हूँ, हाइड्रोजन की रेफरेंस के हिसाब से 2 मान लेता हूँ, तो 2 - 4 ये आ जाएगा, या 4 - 2 कर दो, पॉजिटिव नंबर ही लो, तो 4 - 2 ये आ जाएगा, 4 - 2 4 - 2 ये आ जाएगा 3 - 2 ये आ जाएगा। अब बी आर की भी लगभग 2.5 के आसपास होती है, तो 2.5 - 2 और ये भी 2.1 - 2, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही आएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो द डिफरेंस वो इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है और आयनिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस the bond strength and stability increases, for example HF, HCl, HBr, HI. So as the electronegativity difference increases, the bond strength and bond energy increases and percentage of ionic character also increases, ये होता है। तो जैसे हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी 2 तरह का होता है, प्योर कोवेलेंट और पार्शियल कोवेलेंट, या फिर पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट में मतलब एटम आपस में लगते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट वो एलिमेंट है, और पोलर कोवेलेंट ज़्यादातर कंपाउंड है तो इनके अंदर पोलर कोवेलेंट, अगर अलग अलग एटम के बीच में तो पोलर कोवेलेंट। नाउ पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें पीरियोडिसिटी और ये भी मिलता है कि कैसे कि जो हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होगी, फिर नोबल गैस पे वो जो है डिक्रीज हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम पे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम लेवल से जो है चलेगी, पीरियोडिसिटी आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हेलोजन की इधर से गए सेकंड पीरियड में तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड पीरियड में आए तो फिर क्लोरीन की सबसे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम ट्रेंड से चेंज हो रही है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिर लगभग सेम ही आएगा। तो इसके अंदर ये भी है, तो ये इसके अंदर ये है कि पीरियोडिसिटी ऑफ बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ये भी हमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लगती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो है कॉन्सेप्ट है। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको पता है जैसे केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हैं वो हेलोजेंस होते हैं, और फिर नोबल गैसेस तो नॉन रिएक्टिव हैं, और इधर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो मेटल्स हैं। तो फर्स्ट रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, देन हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव, और बीच के जो जनरली हैं वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये तो हम कर ही चुके हैं। इसके अंदर बस ये देख लीजिए आप कि ऑक्साइड्स
सोडियम ऑक्साइड ये स्ट्रांगली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेसिक है, ये कम बेसिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, SiO2 वीकली एसिडिक है, सिलिका इज वीकली एसिडिक इन नेचर। फिर P4O10 फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं, ये हमारा फॉस्फोरस मतलब नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक हो गया। फिर SO3 एसिडिक है, Cl2 स्ट्रांगली एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो कुछ खास कहूँगा नहीं। ठीक है, ये जो है ये इन्होंने एक ये डायग्राम के हिसाब से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके हिसाब से ये देखो क्या है कि नॉन मेटलिक करेक्टर ये ऐसे जो है बढ़ेगा। नॉन मेटलिक करेक्टर अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो नॉन मेटलिक करेक्टर, ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाएंगे तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे से ऊपर बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सेम, ठीक है ना। तो मतलब 1, 2, 3 ये एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। तो जिस ट्रेंड से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होता है उसी ट्रेंड से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी चेंज होता है। तो वो ट्रेंड आपको देखना है। एटॉमिक रेडियस इधर से इधर कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर से उधर बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा ठीक है, हाँ इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर जो है रिवीजन कंप्लीट हो गया है। इसके जो PYQs जो है ये करा दिए हैं। अब जो है वो आप केमिकल बॉन्डिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पहले मैं रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद जो है PYQ कराऊंगा। रिवीजन के अंदर 3 लेक्चर लगेंगे, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। VBT है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड के शेप है, फिर बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर बस वही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ये चैनल जो है प्रमोट हो सके और हमको जो है वो क्या कहते हैं वो उत्साह, करेज, एनकरेज अस फॉर मोर वीडियोस। पैसे भी देने हैं आप लोगों को।